नमस्कार. संचेती हॉस्पिटलतर्फे मी आज या कार्यक्रमासाठी बघणाऱ्या सर्व प्रेक्षकांचं सर्वात प्रथम स्वागत करतो. नेहमीप्रमाणे संचेती हॉस्पिटलतर्फे आम्ही वेगवेगळ्या सर्जन्सना, एक्सपर्ट्सना तुमच्याशी संवाद साधण्यासाठी घेऊन येतो आणि आज आपल्या बरोबर आहेत डॉक्टर अजय कोठारी, अ रिनाउंड स्पाइन स्पेशलिस्ट. आणि आजचा जो आपला टॉपिक आहे, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट स्कोलियोसिस. सो स्कोलियोसिस इज अ रेयर स्पाइन कंडीशन जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता. एडोलेसेंट एज में ये बीमारी नॉर्मली डायग्नोस होती है एंड इसके बारे में ज्यादा जानकारी ना होने की वजह से बहुत सारे बच्चों में इसका डायग्नोसिस होते होते और जब तक इसके कोई कॉम्प्लिकेशंस नजर आते हैं काफी देर हो जाती है. सो इसीलिए आज हम डॉक्टर कोठारी से ये जानेंगे कि हाउ टू डायग्नोस इट इन द अर्ली स्टेज, व्हाट ऑल ट्रीटमेंट ऑप्शंस आर देयर एंड व्हाट कैन बी डन टू श्योर no further complications happen in the future because of scoliosis. Thank you so much, Dr. Kothari, for joining us today. Thank you, Saurabh. So, hello everyone. नमस्कार. हम काफी दिनों के बाद ये वेबिनार कर रहे हैं. I think during the COVID times we were doing it very regularly, but I think because of the work getting resumed, we are doing it a bit sporadically. So we are sorry for that. But this time I specifically chose to do this webinar because ये जो महीना है वो स्कोलियोसिस अवेयरनेस मंथ है और ये स्कोलियोसिस अवेयरनेस मंथ इज सेलिब्रेटेड थ्रू आउट द वर्ल्ड बिकॉज स्कोलियोसिस ये ऐसी बीमारी है कि जिसके बारे में लोगों को बिल्कुल पता नहीं है और उसका अवेयरनेस मतलब उसकी जागृति करने के लिए वी थॉट ऑफ डूइंग दिस वेबिनार. नाउ व्हाट इज एग्जैक्टली स्कोलियोसिस और स्कोलियोसिस है क्या और उसका ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या है. तो स्कोलियोसिस अगर सरल शब्दों में हमको कहना है तो स्कोलियोसिस इज बेंड इन स्पाइन. मतलब अगर किसी का स्पाइन सीधा है तो उसको नॉर्मल बोला जाता है, बट किसी के स्पाइन में अगर बेंड है तो उसको स्कोलियोसिस बोला जाता है. अगर वो बेंड कॉर्नल कर्वेचर में है तो इट इज स्कोलियोसिस और अगर सजाइटल मतलब एंटीरियर पोस्टीरियर कर्वेचर में तो उसको काइफोसिस बोला जाता है. ये दोनों चीजें स्पाइनल डिफॉर्मिटी के अंदर आती है. अभी क्या है कि एक तो इसका डायग्नोसिस अगर उचित समय पर होता है तो इसका ट्रीटमेंट बहुत आसान है. जैसे टाइम पे ब्रेस दे दो, टाइम से एक्सरसाइज दे दो और ये कंटेन कर सकते हैं. बट प्रॉब्लम यहाँ होता है कि बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस इन द स्कूल्स, लैक ऑफ अवेयरनेस इन द पेरेंट्स, ये बीमारी काफी लेट स्टेजेस में पकड़ी जाती है और उसके कारण इसका ट्रीटमेंट सर्जरी होता है. अब जब सर्जरी कहते हैं तब पेरेंट्स सर्जरी नहीं कराते और ये डिफॉर्मिटी जो स्पाइन में मराठी में कुबड़ बोलते हैं या हिंदी में स्पाइन का बेंड बोलते हैं वो बढ़ता जाता है और फिर द चाइल्ड लीव्स अ वेरी डिफॉर्म लाइफ. मतलब वो जो पेशेंट है वो एक ऐसी जिंदगी जीता है जिसमें उसके स्पाइन में जिंदगी भर बेंड होता है. जैसे हमने अभी एक मूवी देखी पुष्पा, तो वो पुष्पा मूवी में वो जो हीरो है अल्लू अर्जुन, उसको एक शोल्डर ऊपर है और दूसरा शोल्डर नीचे है, तो ही इज सफरिंग फ्रॉम स्कोलियोसिस. बट ये कितने लोगों को पता है कि वो स्टाइल जो ऐसी है वो एक्चुअली उन्होंने एक रियल टाइम पेशेंट से लिया हुआ है जो इस बीमारी से सफर कर रहा था और डायरेक्टर ने वो स्कोलियोसिस के पेशेंट से ये कंडीशन सीख कर ये मूवी में वो अल्लू अर्जुन को, पुष्पा को ये रोल दिया था. तो अगर आपको सरल भाषा में बताना है कि स्कोलियोसिस क्या है तो अल्लू अर्जुन पुष्पा मूवी में जो उनको प्रॉब्लम है इसको स्कोलियोसिस बोला जाता है. और बहुत से पेशेंट जब इनको लेट इस बारे में पता चलता है और ट्रीटमेंट उचित नहीं मिलती तब वो पेशेंट जिंदगी भर एक डिफॉर्मिटी लेकर जीते हैं. उनका आत्मविश्वास कम होता है, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होता है, शादी लेट होती है, शादी होती नहीं है, वो समाज में सोशल गैदरिंग्स में जाना पसंद नहीं करते और लेट स्टेजेस में उनको बैक पेन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि स्पाइन में बेंड होता है और बहुत लेट स्टेजेस में उनके पैरों में ताकत भी कम होने लग जाती है. सो आज का वेबिनार इज डेडिकेटेड फॉर स्कोलियोसिस एंड काइफोसिस जो है स्पाइनल डिफॉर्मिटी. सो द टॉपिक इज ऑल अबाउट स्कोलियोसिस. तो स्कोलियोसिस क्या है? स्कोलियोसिस इज एन अबनॉर्मल साइड टू साइड कर्वेचर ऑफ द स्पाइन
सेकेंडरी टू मालफॉर्मेशन ऑफ द वर्टेब्रा, जब ये अपने स्पाइन, रीढ़ की हड्डी, उसके वर्टेब्रास बेंड हो जाते हैं, उसको हम स्कोलियोसिस कहते हैं या काइफोसिस कहते हैं. मोस्ट ऑफन इट इज डायग्नोज्ड इन चाइल्डहुड एंड अर्ली एडोलेसेंस. सो ये बचपन की बीमारी है. ये यूजुअली 7 से 14 साल में इसका होने का सबसे ज्यादा प्रेवलेंस है. अभी ये स्लाइड में आप देखेंगे कि व्हाट इज नॉर्मल एंड व्हाट इज स्कोलियोसिस. सो आप अगर लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो एक नॉर्मल स्पाइन है, जिस पेशेंट का स्पाइन जो है, रीढ़ की हड्डी है, पूरी सीधी है. बट अगर राइट हैंड साइड का पेशेंट का आप क्लिनिकल पिक्चर देखेंगे तो वो पिक्चर में वो पेशेंट का जो रीढ़ का हड्डी है उसमें बेंड है. और द कॉमनेस्ट मैनिफेस्टेशन ये होने का ये मदर नोटिस करती है या स्कूल टीचर नोटिस करती है, क्योंकि ये पहले जब लड़की छोटी होती है, लड़का छोटा होता है, तब ये बिना कपड़ों के उसको डायग्नोज करते हैं और मदर और फादर इसको सबसे पहले नोटिस करते हैं. बट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस वो ये कंडीशन को समझ नहीं पाते, टाइमली डॉक्टर का एडवाइस नहीं ले पाते और ये प्रॉब्लम बढ़ता जाता है. सो हाउ कॉमन इज स्कोलियोसिस, ये कितना कॉमन है? सो ये लिटरेचर बताता है स्कोलियोसिस अफेक्ट्स 2 to 3% ऑफ पॉपुलेशन वर्ल्ड वाइड. 2 से 3%, मतलब 100 में से 2% लोग इस बीमारी से सफर करते हैं, जो बहुत बड़ी मात्रा है. और अगर स्कोलियोसिस इन इंडिया, अगर हमारा स्टैटिस्टिक्स देखना है तो इसका प्रेवलेंस इज 3 to 4%. इसका मतलब 40 million children in India are suffering from scoliosis, which is very, very, very common. So, किस एज ग्रुप में स्कोलियोसिस ज्यादा अफेक्ट होता है? सो स्कोलियोसिस प्राइमरीली अफेक्ट्स चिल्ड्रंस इन देयर इन्फेंसी एंड चाइल्डहुड. द प्राइमरी एज ऑफ ऑनसेट ऑफ स्कोलियोसिस इज 10 to 15 years. इट ऑकर्स इक्वली बिटवीन मेल्स एंड फीमेल, बट हमने ये देखा है कि महिलाओं में इसका प्रेवलेंस ज्यादा है, फीमेल में इसका प्रेवलेंस ज्यादा है. नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ स्कोलियोसिस? सो डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन, मतलब देखो स्पाइन यहाँ गर्दन से लेके नीचे टेल बोन तक, इस पूरे रीढ़ की हड्डी को स्पाइन बोला जाता है. सो इसके टाइप्स क्या है स्कोलियोसिस के? तो ये जिस भाग में स्पाइन के होता है उस भाग के हिसाब से इसको क्लासिफाई किया जाता है. सो अगर आप पहला साइड देखेंगे तो इट इज हेल्दी, दूसरा पिक्चर देखेंगे तो इट इज थोरैसिक, मतलब मिड बैक, तीसरा है लंबर, मतलब लोअर लंबर स्पाइन में, थोरैकोलंबर मतलब लंबर और थोरैसिक को जोड़ने वाला जो एरिया है, कंबाइंड मतलब थोरैसिक में भी है और लंबर में भी है. सो ऐसे डिफरेंट टाइप्स होते हैं स्कोलियोसिस के. ये इसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये स्कोलियोसिस कौन से एरिया ऑफ स्पाइन में हो रहा है, समझे? सो डिपेंडिंग अपॉन एज, स्कोलियोसिस कैन बी क्लासिफाइड एज नंबर 1 इन्फेंटाइल, जुवेनाइल एंड एडोलेसेंट. मतलब जो पैदाइशी नहीं होता बट इवेंचुअली विथ एज डेवलप होता है, उसको इडियोपैथिक बोलते हैं, जिसका कारण पता नहीं है. सेकेंड इज कंजेनाइटल, जो पैदाइशी है, जो स्कोलियोसिस पैदाइशी है उसको कंजेनाइटल बोला जाता है. और तीसरा है न्यूरोमस्कुलर. आजकल कंजेनाइटल काफी कम देखने में मिलता है, क्योंकि जो स्कैनिंग होती है प्रेगनेंसी के दौरान उसमें ये 4D 3D स्कैनिंग में ये पकड़ में आ जाता है और फिर उसके हिसाब से उसको ट्रीटमेंट मिलता है, इसलिए कंजेनाइटल इतना कॉमनली देखा नहीं जाता. और तीसरा है न्यूरोमस्कुलर, जो कोई बीमारियों के साथ एसोसिएटेड है. सो व्हाट इज इन्फेंटाइल स्कोलियोसिस? सो यूजुअली अफेक्ट चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ ईयर्स. जैसे मैंने बताया कि उन पैदाइशी जो होता है वो. जुवेनाइल जो हैपन्स बिटवीन 3 to 11 years ऑफ एज, 3 से 11 साल के बीच में जो होता है, ये कॉमनेस्ट है इसको जुवेनाइल. और एडोलेसेंट इज यूजुअली बिटवीन द एज ऑफ 11 to 16, और आफ्टर 16 या 17 जो देखा जाता है उसको एडल्ट स्कोलियोसिस कहते हैं. सो व्हाट आर द कॉजेस ऑफ स्कोलियोसिस? जैसे मैंने बताया कि कॉमनेस्ट है इडियोपैथिक, जिसका कोई कारण नहीं है, कि 80% ऑफ स्कोलियोसिस का कोई कारण नहीं है. जैसे कुछ लोगों के बाल जल्दी सफेद होते हैं, कुछ लोगों को जल्दी झुर्रियां आ जाती है, कुछ लोगों को व्हाइट स्पॉट्स दिखते हैं,
बहुत सी चीजों का कारण नहीं है। वैसे ये 80% ऑफ स्कोलियोसिस डू नॉट हैव एनी रीजन, ये बस हो जाता है। बट 20% ऑफ द स्कोलियोसिस कैन हैपन बिकॉज ऑफ नंबर वन हेरिडिटरी, नंबर टू जैसे किसी को सेरेब्रल पाल्सी है, किसी को इन्फेक्शन हुआ था बचपन में, किसी को स्पाइन में ट्यूमर रहा है, किसी को सिंड्रोम्स है जैसे डाउन सिंड्रोम है, मार्फन सिंड्रोम है। ऐसे बच्चों में यूजुअली स्कोलियोसिस देखा जाता है विच फॉल्स अंडर न्यूरोमस्कुलर कैटेगरी। सबसे अभी इंपॉर्टेंट बात कि व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ स्कोलियोसिस। स्कोलियोसिस कैसे हम पकड़े और कैसे हम इस बीमारी से अगर जल्द उपचार होता है तो बचे। पहला सिम्टम है विजिबल कर्व इन द बैक। मैंने जैसे बताया मदर और फादर इसको पहले नोटिस करते हैं, और द थर्ड पर्सन टू नोटिस दिस इज द स्कूल टीचर। विजिबल कर्व इन द बैक, जैसे स्पाइन में बेंड दिखता है, बोथ शोल्डर्स, वेस्ट, हिप दे आर एट अनइक्वल लेवल। जैसे मैंने आपको पुष्पा का एग्जांपल दिया कि ये शोल्डर अनइक्वल है, हिप्स अनइक्वल है और वेस्ट भी अनइक्वल लेवल पे है। कभी कभी ये बैक पेन कंप्लेन करते हैं, ऑल्दो पेन इज नॉट अ वेरी कॉमन सिम्टम, इट इज द कॉस्मेसिस, मतलब जो कॉस्मेटिक डिफॉर्मिटी है, दैट इज द कॉमनेस्ट प्रेजेंटिंग सिम्टम। मसल स्टिफनेस एंड वेरी लेट स्टेजेस में पेन और नमनेस इन द लेग्स, दैट इज वेरी कॉमनली सीन। सो हाउ डू आई नो दैट माई चाइल्ड हैज स्कोलियोसिस? मुझे कैसे पता चले कि माई चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम स्कोलियोसिस? So key important part is कि monitor your child if she or he is having symptoms. That is very important. कौन से symptoms? Uneven levels of shoulder, waist and hip. Difficulty in wearing clothes. जैसे एक साइड में प्राउड रहता है, दूसरे साइड में ढीला होता है. Pain and stiffness in the back. और डिस्कस विथ योर पीडियाट्रिशियन अबाउट द डिफॉर्मिटी ड्यूरिंग रूटीन वैक्सीनेशन विजिट। जैसे आप आपके बेबी को वैक्सीनेशन के लिए ले जाते हो, तो आप आपके पीडियाट्रिशियन के साथ उसका स्पाइनल एग्जामिनेशन क्विकली करा सकते हो, सो दैट ही ऑल्सो कैन क्विकली हैव अ लुक, और अगर कुछ कर्वेचर दिखता है तो ही कैन टेक हेल्प ऑफ स्पाइन सर्जन। नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ स्कूल्स इन डायग्नोसिंग स्कोलियोसिस? स्कूल्स यूजुअली, ये अमेरिका में, वेस्टर्न वर्ल्ड में ये बहुत कॉमन है कि स्कूल्स दे कंडक्ट रेगुलर स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स फॉर अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट ऑफ स्कोलियोसिस। ये बहुत कॉमन है, और आई विल यूटिलाइज दिस प्लेटफॉर्म कि हर स्कूल ने अपने करिकुलम में once in 6 months एटलीस्ट स्कोलियोसिस स्क्रीनिंग प्रोग्राम रखना चाहिए। अभी ये स्कोलियोसिस स्क्रीनिंग प्रोग्राम कौन करेगा? तो इसके लिए कोई स्पेशलाइज्ड स्पाइन सर्जन को जाने की जरूरत नहीं है। दिस कैन बी डन बाय एनी ऑफ द ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट और इवन फिजियोथेरेपिस्ट। सो whoever wishes to conduct regular screening programs of scoliosis in their school, आप मेरे से कांटेक्ट करिए। डू नॉट हेजिटेट टू कॉन्टैक्ट मी। माय नेम इज डॉक्टर अजय कोठारी and I'll give you my email address, and I'll be very happy to guide them about the protocols of regular screening for early detection and treatment of scoliosis. ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि अगर स्कूल में रेगुलर स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स होते हैं तो दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल, और दिस विल बी अ गेम चेंजर। मतलब इंडिया एक ऐसी कंट्री मानी जाती है जिसमें स्कोलियोसिस का निग्लेक्ट होने का रेट बहुत ज्यादा है, और हम ये रेगुलर स्कूल स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स के माध्यम से ये प्रॉब्लम इजीली से टैकल कर सकते हैं। बस इसको थोड़ा मोटिवेशन फ्रॉम द स्कूल साइड इज नेसेसरी, एंड मेडिकल इनपुट वी विल प्रोवाइड। बट स्कूल स्क्रीनिंग प्रोग्राम हर 6 महीने में होना बहुत जरूरी है फॉर अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट ऑफ स्कोलियोसिस। नाउ व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ अर्ली डिटेक्शन? अर्ली डिटेक्शन का महत्व क्या है? अगर हम किसी चाइल्ड का स्कोलियोसिस जल्दी डायग्नोस करते हैं तो ट्रीटमेंट बहुत आसान है। जैसे कि अगर वो कर्व सिर्फ 5 डिग्री है, 10 डिग्री है, तो उसको ब्रेस दिया जाता है।
उसको नए एक्सरसाइजेस दिए जाते हैं, उसको प्रॉपर विटामिन दिए जाते हैं, जिससे हम उसको अर्ली स्टेजेस में ट्रीट कर कर सक्सेस रेट अच्छा मिल जाता है। कभी कभी ऑपरेशन भी अवॉइड हो जाता है। पर यूजुअली सिनारियो ऐसा है कि वो 40 डिग्री 50 डिग्री होने के बाद ही वो डायग्नोज होता है, एंड बाय दैट टाइम वी आर ऑलरेडी लेट, वी हैव मिस द बस। और फिर ऐसे सिचुएशंस में सर्जरी के बिना ऑप्शन नहीं होता। और ये भी एक बड़ा संभ्रम है लोगों में कि स्कोलियोसिस एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी है, और अगर उसका हम सर्जरी कराते हैं तो पैरालिसिस हो सकता है, मेरा लड़का या लड़की का शादी नहीं होगा, दे कैन नॉट हैव किड्स, वो एक नॉर्मल जिंदगी नहीं जी पाएंगे। मैं ये वेबिनार के माध्यम से एक आह्वान करना चाहता हूं कि ये गलतफहमी दूर करें। स्कोलियोसिस की एक तो सर्जरी की 80% केसेस में जरूरत नहीं होती, क्योंकि ब्रेसिंग और एक्सरसाइज से वो ठीक किया जा सकता है। बट जो पेशेंट्स में ब्रेसिंग और एक्सरसाइज से भी वो कंट्रोल में नहीं आ रहा, उनमें सर्जरी पूरी तरह सक्सेसफुल है। इसका रीजन है नई नई टेक्नोलॉजी आई है, सर्जन का एक्सपीरियंस इसमें काफी ज्यादा मैटर करता है। टेक्नोलॉजी जैसे ओआर्म, रोबोटिक टेक्नोलॉजी जैसे नेविगेशन, इंट्राऑपरेटिव स्पाइनल कॉर्ड मॉनिटरिंग जैसे न्यूरो मॉनिटरिंग, और नए नए इम्प्लांट्स आए हैं विच आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड रोबस्ट, जिससे जो कर्वेचर है वो पूरा सीधा किया जा सकता है। रही दूसरी बात कि पेशेंट सोचते हैं कि अगर बच्चे का कम एज में सर्जरी किया जाता है तो उसको शादी में प्रॉब्लम हो सकता है, किड्स होने में प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये गलत है। ये सर्जरी के बाद द पेशेंट कैन लिव अ कंप्लीटली नॉर्मल लाइफ लाइक एनी अदर पर्सन। उसकी शादी हो सकती है, ही कैन गेट किड्स, बच्चे हो सकते हैं, वो योगा कर सकता है, बंजी जंपिंग कर सकता है, स्विमिंग कर सकता है, साइकिलिंग कर सकता है, जिम कर सकता है, सब कर सकता है। सो ये गलत फहमी में ना रहे कि अगर कोई सर्जरी हो गया तो उसका बैक एकदम स्टिफ हो जाएगा और वो कुछ नहीं कर पाएगा, दैट इज रॉन्ग। अभी इसको डायग्नोस्टिक मोडालिटीज क्या है, अगर हमको दिख गया कि ये स्पाइन में कर्वेचर है तो इसको और एडवांस डायग्नोसिस कैसे किया जाए, तो उसका पहला इन्वेस्टिगेशन होता है एक्सरे। सो इफ योर चाइल्ड इज डिटेक्टेड विथ स्कोलियोसिस ड्यूरिंग स्क्रीनिंग प्रोग्राम, you will be referred to a healthcare provider who will advise spine x-ray for looking at the level of severity of the curve before clinical assessment. तो उसका एक एक्सरे किया जाता है जैसे आप देख रहे हो, और उसमें यह कर्व के बारे में पता चलता है। अब की बात ऐसी है कि जब हमको पता चल गया है कि ये स्कोलियोसिस है, फिर उसको ब्रेसिंग दिया जाता है, एक्सरसाइज दी जाती है, और उसका टाइम टू टाइम फॉलो अप होना बहुत जरूरी है। So depending upon the severity of the deformity, your spine surgeon should advise routine spine x-rays to monitor progression of Cobb's angle. जैसे हर ईयरली बोलो या 6 महीने में बोलो, it depends upon case to case, उसका मॉनिटरिंग करना जरूरी है कि बाबा वो कर्व वैसा ही है या कर्व बढ़ रहा है। अगर वो कर्व काफी रैपिडली बढ़ रहा है तो इट नीड सर्जिकल इंटरवेंशन, बट अगर वो कर्व वैसा ही है या बहुत मामूली डिग्री से बढ़ रहा है, देन इट जस्ट नीड्स प्रॉपर ऑब्जर्वेशन। सो उसको मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि एक बार डायग्नोसिस हो गया बस खत्म हो गया। यू हैव टू कीप रेगुलर सीरियल मॉनिटरिंग टिल द एज ऑफ 17 to 18, क्योंकि कोई भी बच्चे की हाइट 17 से 18 साल तक बढ़ती है, और 17 से 18 साल तक ये स्कोलियोसिस का कर्व भी बढ़ता है। तो आपको आपके बच्चे का मॉनिटरिंग यू हैव टू डू इट टिल द एज ऑफ 17 और 18 ईयर्स। फिर उसके बाद कर्व प्रोग्रेशन का जो सिलसिला है वो काफी स्लो होता है। नाउ व्हाट आर द ट्रीटमेंट ऑप्शंस फॉर स्कोलियोसिस, जैसे स्कोलियोसिस में क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है। So the treatment option depends upon the severity of deformity and the age of presentation of deformity. So ये इस पर डिपेंड करता है कि वो बच्चे का डायग्नोसिस कितनी एज में हुआ है, और जब उसने प्रेजेंट किया है तब वो एंगल कितना है डिफॉर्मिटी का। सो द ट्रीटमेंट ऑप्शन रेंजेस फ्रॉम कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट, इसका मतलब बिना ऑपरेशन ट्रीटमेंट, जिसमें इट इंक्लूड्स क्लोज मॉनिटरिंग जैसे मैंने बताया, एक्सरसाइज, सीरियल कास्टिंग मतलब उसमें प्लास्टर भी देते हैं,
छोटे बच्चों में। थर्ड थिंग इज ब्रेसिंग, मतलब एक अलग अलग बेल्ट्स आते हैं जो बेल्ट पहनाकर स्कोलियोसिस को कंट्रोल में रखा जा सकता है। एंड फिजियोथेरेपी, जैसे मैंने बताया, एक्सरसाइजेस, स्कोली श्रॉट एक्सरसाइजेस एक बहुत अच्छा एक्सरसाइज का माध्यम है जिससे ये कर सकते हैं। और लास्ट ऑप्शन जैसे मैंने बताया इज अ सर्जरी। नाउ व्हाट आर द कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट ऑप्शंस फॉर स्कोलियोसिस, जैसे मैंने बताया कि इसके ऑप्शंस क्या क्या है। तो सीरियल कास्टिंग, जैसे उसमें प्लास्टर देते हैं। सेकेंड इज ब्रेसिंग, मतलब पेशेंट को ब्रेस पहनाते हैं जैसे आप मिडिल पिक्चर में देख रहे हो। और तीसरा एक फिजियोथेरेपी जिसको स्कोली श्रॉट फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेस बताते हैं, जैसे आप थर्ड पिक्चर में देख रहे हो कि एक फिजियोथेरेपिस्ट उसको स्कोली श्रॉट एक्सरसाइजेस करा रही है। दिस इज ऑल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट। व्हाट आर द इंडिकेशंस फॉर सर्जरी? सर्जरी कब लगती है? सर्जरी लगती है व्हेन द सीवियर डिफॉर्मिटी इज अफेक्टिंग एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग। अगर वो डिफॉर्मिटी इतनी बढ़ गई है कि आपके दैनंदिन जीवन में उसका असर पड़ रहा है, अगर वो लंग में उस पर प्रेशर इफेक्ट्स आ रहे हैं, जैसे थोरैसिक स्पाइन में बिकॉज ऑफ द प्रेशर आपको ब्रीदिंग डिफिकल्टी आ रही है, अगर वो कर्व रैपिडली प्रोग्रेस कर रहा है, और मेन रीजन इज कॉस्मेटिक, कि पेशेंट को डिफॉर्मिटी के कारण ही इज नॉट लिविंग एन ऑप्टिमम लाइफ। क्या होता है कि दीज किड्स यूजुअली गो इनटू डिप्रेशन बिकॉज ऑफ द डिफॉर्मिटी। वो सोसाइटी में मिक्स नहीं होते, फ्रेंड्स में मिक्स नहीं होते, एंड दे लैग बिहाइंड। सो कॉस्मेसिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रीजन। एंड लास्ट इज न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट, मतलब लेट स्टेजेस में स्पाइन में कंप्रेशन आने के कारण कमर से लेके पैरों में वीकनेस आता है और ये प्रॉब्लम बढ़ता जाता है। अगर हम सर्जरी की बात करें, जैसे मैंने पहले बताया कि मेजॉरिटी पेशेंट्स को सर्जरी की जरूरत नहीं है, बट कुछ पेशेंट्स जिनको सर्जरी अनिवार्य है, उनमें अब हम डिटेल डिस्कस करेंगे कि उसमें क्या क्या एडवांसमेंट्स आए हैं। सर्जरी में क्या करते हैं कि जहां वो स्कोलियोसिस है उसमें क्लिप्स, मतलब इम्प्लांट्स लगाकर, उसको एक इम्प्लांट से रॉड लगाकर वो स्कोलियोसिस को वापस सीधा करते हैं। इसमें प्लानिंग जरूरी है, इसमें पेशेंट को अच्छा सर्जिकल आउटकम देना जरूरी है, और सेफ्टी जरूरी है। वी एट संचेती हॉस्पिटल यूजुअली यूज ओआर्म, नेविगेशन एंड न्यूरो मॉनिटरिंग। ये जो 3 माध्यम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट माध्यम है फॉर सक्सेस ऑफ एनी स्कोलियोसिस सर्जरी के अच्छे रिजल्ट के लिए। मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा कि हम ये सर्जरी कैसे करते हैं। आई जस्ट शो यू वन वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर अजय कोठारी। I am a consultant spine specialist at Sancheti Hospital, Pune. Let's talk about what is OARM, what is navigation, and what role it carries in a spine surgery. And let's see how it functions to make it simplified for normal people. So OARM is an intraoperative CT scan. Many of the times we are worried that, doctor, if I undergo a spine surgery, will I get paralysis? Doctor, I am walking right now. After the spine surgery, will I become bedridden? So answering all your questions, in previous times, we used to operate, and then the screw positioning, the nerve decompression, everything we used to come to know. After the surgery, we used to do a scan. But in today's era, we have a scan in the operation theater. So patient immediately after the surgery and also during the surgery, we capture images of the patient's spine, and these images are transferred to this navigation, and it helps us and assists in positioning of the screw and also tackling revision spine surgeries, spinal tumors, spinal deformities like scoliosis, kyphosis, complex cervical spine surgeries, so on and so forth. And it has brought the accuracy of spine surgery near 100%. So now we can always say that, doctor, could I get paralysis?
we would say with the advent of these modern gadgets, the chances of you getting paralysis is next to 0%. So now we'll see how this O-arm functions. So we are in the operation theater, patient is lying down, we will get this intraoperative CT scan, that is the O-arm, and focus it at the point where patient has got a problem in his spine, and we will take a CT scan. Previously, intraoperative scan was not available. Now we have an intraoperative CT scan, which will give us a great accuracy, precision, and 100% safety during the spine surgery. So this scanning takes 16 seconds. We do one scanning before the surgery. Then these images are transferred to this navigation, and then after we do the surgery, we take a O-arm skin again and we confirm that the spinal cord is completely free, all the implants are very well positioned, and there is no problem which is happening with the spine surgery. So you can see the images are being captured in all possible directions. This is the advantage of a CT scan in the operation theater, which will give us great accuracy. So after this, मैं आपके साथ एक 4-5 पेशेंट्स के एग्जांपल्स शेयर करूंगा. Of course, we have taken consent from the patients and we have kept the anonymity. We will not show any faces or will not reveal the identity of the patient. But हम आपको आज at least 4 to 5 patients का real time experience बताएंगे who have benefited from this. So ये एक 16 साल की लड़की है. इसको हमने 6 साल पहले देखा था जब इसका एज था 10, और तभी इसको डिफॉर्मिटी ऑलरेडी ज्यादा थी और हमने बताया था कि इसको सर्जरी की जरूरत है. बट बिकॉज ऑफ नंबर 1 फियर, डर, ये चले गए. नंबर 2 फाइनेंसेस, ये चले गए. वी सेड आप डरो मत, वी विल हेल्प यू विद द फाइनेंसेस. बट मेन दे वर अफ्रेड कि डॉक्टर हमको काफी डर लग रहा है ये ऑपरेशन से और हम अभी नहीं कराएंगे, हम रुकना चाहते हैं. और जब इसका डिफॉर्मिटी इतना बढ़ गया कि इसका ये जो कुबड़ बोलते हैं काइफोसिस बाहर आने लग गया हड्डी, फिर पेरेंट्स ने डिसीजन लिया कि नहीं अभी हम करेंगे. बट बाय दैट टाइम इट वाज वेरी लेट, बट स्टिल वी टुक अप द चैलेंज. सो वी यूज्ड दिस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी फॉर द सर्जरी. और अगर ये इसका वीडियो देखेंगे तो दिस वीडियो विल टेक यू थ्रू हर जर्नी कि ये कैसा आई और अभी कैसे ये है. This is scoliosis. So ये लड़की का सर्जरी होकर it's been approximately 1 year now and she had come for a follow up, and this is her that she had come for a follow up और एकदम नॉर्मल जिंदगी जी रही है after this.
This is her pre-surgery and post-surgery images. The second patient भी वैसा ही है कि अगर आप उसको देखेंगे, ये एक लड़का है और इसके बैक में भी बहुत बड़ा प्रोटूबरेंस था. इसका वीडियो देखेंगे. ये काइफोसिस और स्कोलियोसिस मिक्स है. This is after surgery. So ये वो लड़का है जिसको जैसे मैंने बताया था कि he had lot of problems. ये भी लेट आया था, but after surgery he could get a very good result. This is 1 month after the surgery. This is a different boy. This is a second case जिसको भी ऐसा ही kyphoscoliosis था, and you can see the correction. Third patient is a 17-year-old girl who presented with the deformity in the thoracolumbar region. मतलब उसको स्पाइन में ऑलरेडी प्रॉब्लम था. उसका एक पहले सर्जरी हो चुका था बचपन में. अगर आप देख रहे हो तो ये उसका क्लिनिकल पिक्चर है और बैक में उसका एक सर्जरी फॉर उसको डायस्टोमेटामाइलिया मतलब स्पाइनल कॉर्ड में एक गठान थी जिसका बचपन में सर्जरी हुआ था. और आफ्टर द सर्जरी इसका ये स्कोलियोसिस प्रोग्रेस होते गया. इसका ये सर्जरी के बाद का क्लिनिकल पिक्चर आप देख सकते हैं कि कंप्लीटली स्पाइन बेंड था, बट वी कुड अचीव अ वेरी गुड शोल्डर बैलेंस. दैट इज व्हाट वी एम फॉर. ये एक 13 साल का लड़का है जिसका स्पाइन में डिफॉर्मिटी था. अगेन इसको काइफोसिस बोलते हैं, जिसको कुबड़ बोलते हैं मराठी में. एंड ही हैज अ प्रोग्रेसिव डिफॉर्मिटी ऑफ द बैक ओवर 1 ईयर. इसका सर्जरी के बाद अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो ये बिफोर सर्जरी का पिक्चर है और राइट हैंड साइड में आफ्टर सर्जरी का पिक्चर है और ये उसका एक्सरे है. So thank you very much, my dear friends, colleagues and audience. हमने ये जो टॉपिक लिया है, it's all about scoliosis. ये स्पेशली इसके लिए लिया कि we wanted to create awareness about scoliosis. That was the very important part. कि इसका अगर schools, parents थोड़ा भी presence of mind दिखाते हैं और थोड़ा efforts लेते हैं, तो we can definitely beat this scoliosis. Thank you very much. Thank you so much, Ajay sir. It was a really informative presentation, and I'm pretty sure all the people who are watching this program today have learned a lot about scoliosis. And जैसे आपने सही बताया, in schools when they will start taking up this program, it is really going to help. If in India the numbers are like 4% of people do get scoliosis, that's a huge number, and it can really create a big impact if schools take this drive forward. So thank you so much for sharing such a detailed and informative presentations with us. Pleasure. All right, so I had a couple of questions to ask. So you have pretty much covered everything in your presentation, but what I wanted to know is when you talk about hereditary, कि एक जेनेटिक्स या हेरिडिटी इज आल्सो वन ऑफ द रीजंस कि जिसके वजह से स्कोलियोसिस हो सकता है. सो क्या व्हाट ऑल फैक्टर्स कैन अ पेरेंट कंसीडर कि उनको पहले ही पता चले कि मेरे बच्चे में ये होने के चांसेस ज्यादा है, सो दे कैन बी एक्स्ट्रा केयरफुल. Yeah, so see, it all starts from, pre-marriage counseling. I'll start from pre-marriage counseling. So usually इसमें consanguineous marriages में इसका प्रमाण ज्यादा देखा जाता है. अभी what is consanguineous marriage? Consanguineous marriage मतलब जो first degree relation में शादी होती है, वो relationship में मतलब in few communities there is a marriage which happen within the communities. जैसे first degree cousin, second degree cousin से शादी होती है. So ऐसे कुछ
कंडीशंस में, ये कंसैंग्विनस मैरिज में ये डिफॉर्मिटीज देखा जाता है, नंबर वन. Second important thing is कि after a lady becomes pregnant, there is an anomaly scan which is usually done by a sonography person. और उसमें with the advent of 3D scans, 4D scans, ये deformity बहुत easily diagnose की जा सकती है. So if early diagnosis is done, then the treatment becomes very easy, so that parents are prepared कि okay, this problem is there. So then the job after the delivery for the doctor is quite easier because early diagnosis हो गया है. Third important thing is कि कुछ ऐसे बीमारियां हैं, कुछ ऐसे syndromes है जिसमें अगर पेरेंट्स को या किसी एक पेरेंट को, जैसे मदर को है या फादर को है, या कभी कभी एक दो जनरेशन भी स्किप होती है, जैसे ग्रैंड पेरेंट्स को है, तो वो डिफॉर्मिटी सिबलिंग्स में जो पेशेंट के चिल्ड्रन है या ग्रैंड चिल्ड्रन है, और वो जो सिबलिंग्स है उनमें होने का प्रतिशत है, बट दैट चांस इज अराउंड 5 to 10%. सो यस, हेरिडिटरी इज अ बिग टॉपिक which is an important etiological factor, but mind well, again I say that the commonest cause for scoliosis is idiopathic, the cause is not known. So ये जो मैं hereditary, consanguineous marriage ये सब बता रहा हूँ, this just falls into 2 to 3% of the scoliosis. Rest 80% cause is not known. Understood, sir. So over the years, I have seen कि जब patients back pain का complaint लेके आते हैं, and I have seen this in patients between the age of 25 to 35. बैक पेन उनको एक तरफ मस्कुलर बैक पेन होता है, वी नॉर्मली कंसिडर दैट एज लंबागो, एंड देन जब एक्सरे कराया जाता है देयर इज अ वेरी लो डिग्री ऑफ स्कोलियोसिस जो आज तक उन्हें पता ही नहीं चला होता. सो इन दैट केस व्हेन इट इज डायग्नोस्ड एट दैट एज, इज द what are the complications or risk factors involved in that, and how is that managed then? Yeah, so I think काफी patients whom I see in their adulthood कि they come with back pain और उनको पता ही नहीं था कि उनको स्कोलियोसिस है, जैसे आपने बहुत राइटली बताया. And when we do an X-ray, we see a scoliosis. And sort of by that time, it's very late, because in an already arthritic spine, in a fully grown spine, doing some intervention, the success rate is not as good as doing a treatment in adolescence. So अभी आप समझो कि आपके गाड़ी का टायर गोल है, इसलिए वो रास्ते पे अच्छे से चल रहा है, लेकिन अगर आपके गाड़ी का टायर स्क्वायर कर दिया तो वो इतना एफिशिएंटली भागेगा क्या रास्ते पर? नहीं. सो वैसे ही स्पाइन है. व्हाट स्पाइन गॉड हैज गिवन अस इज अ स्ट्रेट स्पाइन व्हेन आई एम टॉकिंग ऑफ द कोरोनल कर्वेचर. अगर वो स्पाइन को बेंड हो गया तो व्हेनेवर द पेशेंट इज बेंडिंग, कमिंग बैक, सो देयर इज अ फ्रिक्शनिंग व्हिच इज हैपनिंग एट एब्नॉर्मल प्लेसेस. और स्पाइन में भी जॉइंट्स होते हैं, जैसे घुटने का जॉइंट है जिसमें घुटने में घिसावट होकर आर्थराइटिस होता है, हिप जॉइंट में आर्थराइटिस होता है, वैसे स्पाइन के जॉइंट्स भी घिसकर बैक पेन कॉज करते हैं. और ये यूजुअली इन ओल्ड एज होता है, 60s, 70s, 80s. बट जो पेशेंट को स्कोलियोसिस होता है और जिनका डायग्नोस कम एज में नहीं होता, वो इन अर्ली 20s और 30s दे स्टार्ट कंप्लेनिंग ऑफ अ बैक पेन एट अ वेरी अर्ली एज. So my next question is about when, so now in some cases of scoliosis, there is a problem with respiratory system, lungs not being able to function and develop well. So when does that happen, and उसके लिए क्या अलग treatments कुछ होते हैं? Yeah, so ये जो thoracic scoliosis है, जो scoliosis lungs और heart के एरिया में spine में जो deformity होती है, वो केसेस में जब वो कर्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तब हमारे जो लंग के अल्वियोलाई है उनका एक्सपेंशन और उनका ग्रोथ हैम्पर होता है, और पेशेंट्स अक्सर रिपीटेडली रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन लेकर आते हैं, और इन लेट स्टेजेस दे लैंड अप विथ रेस्पिरेटरी फेलियर. सो वन ऑफ द इंडिकेशंस फॉर ऑपरेटिंग अ स्कोलियोसिस is repeated respiratory tract infection and breathing distress, respiratory distress. थोड़ा भी चल लिया तो उनका सांस फूलता है, थोड़ा भी फिजिकल एक्टिविटी स्पोर्ट खेलते हैं तो उनका सांस फूलता है. इसका मतलब वो स्पाइन का जो बेंड है वो लंग्स के ऊपर इतना दबाव दे रहा है कि लंग्स पूरे खुल नहीं रहे, और उसके कारण उनको
ब्रीदिंग डिफिकल्टी, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होता है, विच इटसेल्फ अगर स्पाइन सीधा होता है तो लंग्स भी खुल जाते हैं और फिर ऑटोमेटिकली उनके जो ब्रीदिंग डिफिकल्टीज है, सिम्टम्स है, उसमें इंप्रूवमेंट मिलता है. Now, sir, from a physiotherapy point of view, Scott's exercises जो किए जाते हैं, let's say it's diagnosed in adulthood. So, surgical, like you said, is not an option. Bracing किया जा सकता है या फिर Scott's protocol किया जा सकता है. Will we ever see a structural correction with conservative management कि वो सिर्फ symptomatic relief मिलेगा? So, if I say कि मैं कोई adult patient का scoliosis ब्रेथ से और एक्सरसाइज से ठीक कर रहा हूँ, it is an overstatement. It is not possible. Once you've developed that scoliosis, the amount of degeneration that has happened, the amount of muscular forces that has developed around that, ये impossible है कि आप external brace से या exercise से उसको सीधा कर लो. वो over a period of time बहुत strong structural curve बन जाता है, which is impossible. Now, आपने कहा कि adulthood में surgery नहीं हो सकती, ऐसा नहीं है. अगर किसी को क्रॉनिक बैक पेन है और स्कोलियोसिस है, आई माई सेल्फ मस्ट हैव ऑपरेटेड ओवर 40 to 50 पेशेंट्स जिनको एडल्टहुड में स्कोलियोसिस के कारण इतना बैक पेन होता था कि किसी ने अपना काम छोड़ दिया, कोई डे टू डे लाइफ में अपना एक्टिविटीज और डेली लिविंग नहीं कर पा रहा है. तो ऐसे पेशेंट्स में डिफॉर्मिटी करेक्शन एंड फ्यूजन, इट गिव्स पार्शियली गुड रिजल्ट्स. सो इट इज डूएबल, बट एज आई सेड, ऐसे पेशेंट्स में हम पहले फिजियो, ब्रेसिंग, एक्सरसाइज करके कोशिश करते हैं, कुछ मेडिसिन देते हैं. नहीं हो गया तो पेन मैनेजमेंट करते हैं, लॉट ऑफ पेन इंजेक्शंस वी डू एंड ट्राई टू पुल ऑन. बट डिस्पाइट ऑल द मेजर्स, इफ द पेन इज सिंपली नॉट डाइंग डाउन, then the surgical correction is always a tool in our armamentarium. Understood, sir. So thank you so much. That's all the questions I had for you today. It was your presentation and webinar covered all the points that I had in my mind. So thank you once again for bringing us such an informative and detailed webinar today. Thank you so much, Saurabh. And I think one important learning for every one of us is that if I strongly urge all the schools in our country to start scoliosis screening programs. The recommended norm is once in 3 months, but मैं कहता हूँ at least once a year तो करो to begin with. And again, I repeat, any help they need in terms of logistics or how to do it, I'll be very happy to volunteer this for all the schools. I'll make a standard presentation, send it across, but it is a mandatory duty for all the schools to start this scoliosis screening program. And India is one country which is looked after not with a great respect in this context, because अगर हम world के cases देखते हैं scoliosis, neglected scoliosis, so India comes in top 5. So we have to really work hard on this front, और ये धब्बा हमको मिटाना है. That is important. Thank you very much. Thanks a lot. Thank you so much, sir. And to all our viewers, thank you so much once again for joining us today. This is a Scoliosis Awareness Month, and that's the reason Dr. Kothari has been very gracious with his time and has given us such an informative and full of detailed information on scoliosis. So thank you so much for joining us today. Thank you so much, Dr. Ajay Kothari, once again. Welcome.